हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर इंग्लिश कोच। माय नेम अशोक कुमार। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू राइट 7.5 और 9 बैंड आइल्स एसे। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। यस, यह इतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हो। आपको लगता होगा आइल्स राइटिंग में 7.5 और 9 बैंड स्कोर करना बहुत डिफ़िकल्ट है। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो और अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आइल्स राइटिंग टास्क 2 में आप बड़े आराम से 7.5 और 9 बैंड स्कोर कर पाओगे। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जब हम आइल्स राइटिंग की प्रेपरेशन करते हैं तो हमें लगता है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और मुझे कुछ टेम्पलेट्स को फॉलो करना चाहिए, कनेक्टर्स को ज़्यादा यूज करना चाहिए, रेडीमेड सेंटेंसेस को यूज करके मेरा स्कोर ठीक ठाक आ जाएगा। और इसी चक्कर में बहुत से स्टूडेंट्स आइल्स राइटिंग टास्क 2 में अच्छा बैंड स्कोर एक्वायर नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ सिंपल टिप्स शेयर करेंगे। अगर आप इन टिप्स पर वर्कआउट करते हैं, दिस इज़ गारंटीड कि आप आइल्स राइटिंग में 7.5 और 9 बैंड स्कोर बड़े आराम से कर पाओगे। इसके लिए कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स हैं। कुछ चीज़ें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, कुछ चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला स्टेप, अगर आप अच्छा आइल्स राइटिंग टास्क 2 लिखना चाहते हैं, वो है इंग्लिश ग्रामर। राइट, तो पहला स्टेप दोस्तों है इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में आपको करना क्या है, यू हैव टू लर्न सेंटेंस फॉर्मेशन। आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आनी ही चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स की शिकायत रहती है कि वो अच्छे सेंटेंसेस नहीं लिख पाते। अगर आप आइल्स राइटिंग टास्क 2 में अच्छे सेंटेंसेस नहीं लिख पाते तो आपके आइडियाज़ कितने ही बढ़िया क्यों ना हो, आपके कनेक्टर्स की प्लेसमेंट कितनी बढ़िया क्यों ना हो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट गुड बैंड स्कोर। सो फर्स्ट थिंग, जब भी आप आइल्स राइटिंग को अप्रोच करो उससे पहले यू हैव टू लर्न सेंटेंस फॉर्मेशन। दिस इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट एंड यू कैन नॉट इग्नोर दिस। अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो आपका स्कोर टेम्पलेट की मदद से हार्डली 6 और 6.5 हो सकता है। बट इफ़ यू वांट टू स्कोर अबव 7 एंड यू वांट टू हिट 9 बैंड, देन यू नीड टू वर्क ऑन दिस important थिंग, दिस important skill. You must be able to write simple, complex and compound sentences. Right, ये आपको लिखने आने चाहिए। अगर आप आइल्स बैंड डिस्क्रिप्टर को रीड करोगे तो वहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है कि आपको सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस अच्छे से लिखने आने चाहिए। और आपके ऐसे में कम से कम 70% जो सेंटेंस हैं वो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स हों। तो दोस्तों, पहला काम आपको क्या करना है, यू हैव टू लर्न हाउ टू फॉर्म सेंटेंस। सेंटेंस फॉर्मेशन आपको सीखनी है। वो कैसे सीख पाओगे? फर्स्टली लर्न ग्रामर। ग्रामर सीखिए। ग्रामर में आपको टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, मॉडल्स और कंजक्शंस को सीखना है। कंजक्शंस मीन्स जिन्हें आप कनेक्टर बोलते हो, ये सीखिए। इनको सीखने के बाद आप हिंदी के ऐसे को लेके उसको ट्रांसलेट करना शुरू कीजिए। कम से कम आपको 10 ऐसे ट्रांसलेट करने हैं। अगर आप 10 ऐसे ट्रांसलेट कर देते हो तो आप सिंपल सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस बनाना बड़े आराम से सीख जाओगे। आप कंफर्टेबल वहाँ पे फील करने वाले हो। राइट, और आप कनेक्टर्स को भी अच्छे से यूज कर पाओगे, जिन्हें आप लिंकिंग वर्ड्स भी कहते हैं। इनको आप अच्छे से यूज करना सीख जाओगे। अगर आप हिंदी के ऐसे को ट्रांसलेट नहीं करना चाहते तो कोई भी जनरल सेंटेंसेस लीजिए, को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। कोशिश कीजिए आपके सेंटेंसेस मिक्स हों, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। राइट, ये पहला काम आपको करना है। अब चलते हैं दोस्तों आइल्स राइटिंग टास्क 2 पे हमें क्या करना है। वी हैव ए स्टेटमेंट ओवर हियर। जब भी आपके पास कोई भी आइल्स राइटिंग टास्क 2 स्टेटमेंट हो, टास्क 2 प्रॉम्प्ट हो, तो आपको करना क्या है, उसको कम से कम 5 बार रीड कीजिए। ओके, 5 बार आपको उसको पढ़ना है। राइट, 5 बार जब आप किसी भी स्टेटमेंट को पढ़ते हो तो उसके वर्ड्स, उसके आइडियाज़ और जो वो पूछना चाहता है, जो स्टेटमेंट आपसे पूछना चाहता है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। हमारे पास ये स्टेटमेंट है, सम पीपल थिंक दैट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू स्पेंड मनी ऑन रोड्स एंड मोटरवेज देन ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री? दिस इज़ आवर स्टेटमेंट। राइट, कई बार क्या होता है,
स्टूडेंट्स स्टेटमेंट को ही नहीं समझ पाते। अगर आप स्टेटमेंट को नहीं समझ पाते, थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू, यू विल नॉट बी एबल टू जनरेट आइडियाज एंड योर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड सिंपल सेंटेंसेज are going to be waste, right? So what you have to do, you have to try to understand the statement। और statement को आप किस तरीके से समझोगे, पहली बार उसको 5 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप देखिए कि इसमें कीवर्ड्स क्या है। तो क्या है, स्पेंड मनी, ओके, रोड्स, मोटरवेज, ओके, एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये हमारे टॉपिक के कीवर्ड्स हो गए हैं। कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको देखना है आइडियाज़ क्या हैं। यहाँ पे क्या बात है, इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू स्पेंड मनी ऑन रोड्स एंड मोटरवेज। एक बात क्लियर होगी, देन ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बजाय जो पैसा है वो किस पे, मोटरवेज और रोडवेज पे लगना चाहिए। ये है, इस बात को आप कहाँ तक अग्री करते हो, कहाँ तक डिसअग्री करते हो। पहले आपको टास्क को समझना है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है और आइडियाज़ को फाइंड आउट करना है, राइट। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन को लेकर स्टूडेंट्स बहुत ही कंफ्यूज हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि स्टेटमेंट को हमें रीफ्रेज करना होता है, बहुत से कहते हैं कि थीसिस को चेंज करना होता है। इस टाइप की बातें आपके माइंड में हैं और आप क्या करते हो, स्टेटमेंट को एज इट इज़ थोड़े वर्ड को चेंज करके लिख देते हो। नहीं दोस्तों, इंट्रोडक्शन में हमें स्टेटमेंट के बारे में लिखना होता है, ना कि स्टेटमेंट को चेंज करके लिखना होता है। अगर आप स्टेटमेंट को चेंज करके लिखते हो, दैट इज़ नॉट ए गुड अप्रोच। यू हैव टू राइट अबाउट द स्टेटमेंट, राइट, नॉट एज इट इज़। यू डू नॉट हैव टू चेंज द वर्ड्स। जब आप स्टेटमेंट को अच्छे से रीड कर लोगे तो यहाँ पे क्या बात हुई है, पैसा रोड और मोटरवेज पर स्पेंड होना चाहिए बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट के। तो इसके बारे में आपको लिखना है, ना कि स्टेटमेंट को चेंज करके लिखना है। सो आपको करना क्या है, राइट अबाउट द स्टेटमेंट, डू नॉट चेंज वर्ड्स। I do not say that you have to use the words from the statement. No, आप वर्ड्स को चेंज करके ज़रूर लिखिए, लेकिन आपको स्टेटमेंट चेंज करके नहीं लिखनी है। You cannot do this। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके जो ऐसे का लेवल है वो हाई नहीं होने वाला है। एंड इफ़ यू वांट टू स्कोर 7.5 और 9, you have to write about the statement। ओके, ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन के बारे में। अब बात करते हैं बॉडी पैराग्राफ 1। बॉडी 1 में मान लो टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री। अब इसके बारे में लिखना है। सबसे पहले आपको बताना है कि इस बात पे आप कितना अग्री करते हो या कितना डिसअग्री करते हो, या ये बात आप इंट्रोडक्शन में भी क्लियर कर सकते हो। सो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सिर्फ अग्रीमेंट पे ही चले जाते हैं या फिर डिसअग्री करते हैं। अगर आप किसी बात को अग्री करते हो, सो यू हैव टू राइट अबाउट व्हाई यू अग्री, एंड इफ़ यू डिसअग्री that also you have to write। बॉडी पैराग्राफ 1 में you have to decide do you agree or disagree। ऐसे आपको कोई भी ऐसे देखना है। अगर आप किसी के पॉजिटिव पॉइंट्स को लिखने, किसी के पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं, किसी के नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं, लिखना उन दोनों के बारे में है। सो फर्स्टली यू हैव टू मैंशन बोथ द थिंग्स। टास्क अचीवमेंट किसे कहते हैं दोस्तों, टास्क अचीवमेंट में इसमें यह भी पूछा है अग्री और डिसअग्री। अगर आप अग्री करते हो तो वो बताइए वाई यू अग्री। बॉडी पैराग्राफ 2 में आप लिख दी, आपको लिखना है डिसअग्री के बारे में, ये आप लिखना चाहते हो, ओके, ये करिए। ओके, यहाँ पे आपको इसी बारे में यूट्यूब से सीखने को मिलता है। यहाँ से एक सेंटेंसेस उठाइए, वो लिखिए, उसके स्पोर्टिंग आइडियाज़ लिखिए। ये एक ऐसे का स्ट्रक्चर है, दिस इज़ गुड, बट यू कैन नॉट कॉपी दिस। व्हाट इफ़ यू अग्री कि आपको लगता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बजाय रोड और मोटरवेज पे पैसा लगाया जाना चाहिए, उसके बारे में बताइए। अब आपको लगता है कि ट्रांसपोर्ट पर पैसा नहीं लगाया जाना चाहिए, वो बताइए। मान लो कंप्यूटर्स के अगर मान लो यही जो ऐसे है एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाला होता, तो आप क्या लिखते, आप एक में एडवांटेज लिखते, एक में डिसएडवांटेज लिखते। हो सकता है एडवांटेज कम हो सकता है डिसएडवांटेज कम हो। यही ऐसे टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री की जगह डिस्कस बोथ व्यूज और गिव योर ओपिनियन होता, तो आप क्या लिखते, सम पीपल थिंक दैट इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू स्पेंड मनी ऑन रोड एंड मोटरवेज। सबसे पहले इस व्यू को डिस्कस करते, देन ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फिर आप इस पे डिस्कस करते और फिर अपने ओपिनियन देते। दिस वे यू हैव टू राइट। ओके, थीसिस में कंफ्यूज मत होइए। ओके, अगर आप थीसिस में कंफ्यूज हो जाएंगे कि थीसिस को ये करना है, थीसिस को वो करना है,
योर ऐसे राइटिंग इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट, और उस लेवल का आपका ऐसे नहीं बन पाएगा। व्हाट इज़ ऐसे स्टेटमेंट? ऐसे स्टेटमेंट इज ए क्वेश्चन एंड यू हैव टू गिव इट्स आंसर एंड योर आंसर मस्ट बी कंप्लीट। ये होता है ऐसे। ओके, अब बात आती है दोस्तों, आइडियाज़ आप जनरेट नहीं कर पाते। अब बात करेंगे कि आप आइडियाज़ को कैसे जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों, आप आइडियाज़ को कैसे जनरेट कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट की हेल्प से हम आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं। कैसे? उस स्टेटमेंट को आप अपने एक्सपीरियंस से रिलेट करने की कोशिश करें। सिंपल सी बात है, यू आर नॉट ए राइटर। आप कोई नॉवल राइटर नहीं हो या आप कोई फिक्शन राइटर नहीं हो जो आप 1 मिनट में आइडियाज़ को जनरेट कर पाओगे। नो, यू हैव टू लिंक दिस स्टेटमेंट विद योर पर्सनल एक्सपीरियंस। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से उसको रिलेट करें तो पक्का आपके पास आइडियाज़ आना शुरू हो जाएंगे। सेकंड थिंग, आपको टॉपिक वाइज आइडियाज़ हंट करने पड़ेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? आइडियाज़ ढूंढने पड़ेंगे। यू कैन नॉट जनरेट आइडियाज़, और वो कैसे होंगे? जब आप किसी टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा रीड करोगे। न्यूज़पेपर पढ़िए, अखबार पढ़िए, या फिर आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। आइल्स एग्ज़ाम देने से पहले टॉपिक लीजिए, उस टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ को हंट करने की कोशिश कीजिए, कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हंट करेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके पास आइडियाज़ होंगे और किसी भी टॉपिक पर आप बड़े आराम से लिख पाओगे। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड टॉपिक वाइज, और जो स्टेटमेंट है उसको आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लिंक करना है। कई बार हमारे पास ऐसा टॉपिक होता है कि जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से बिल्कुल लिंक नहीं हो पाता। तब आप क्या कीजिए, उस स्टेटमेंट को पढ़िए और वहाँ पे आपको कीवर्ड्स मिलेंगे। उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके उन पे ब्रेनस्टॉर्म कीजिए। राइट, जब आप ब्रेनस्टॉर्म करोगे कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके, तो पक्का आप आइडियाज़ को जनरेट कर पाओगे। आई डू नॉट वॉन्ट टू लाई, मैं यहाँ पे आपको झूठ नहीं बोलना चाहता कि आप आइडियाज़ जनरेट कर पाओगे। आपके पास नए आइडियाज़ होंगे। आप वही आइडियाज़ लिख सकते हो जो आपके पास ऑलरेडी हैं, जिनके बारे में आपने पढ़ा है, जिनके बारे में आपने सुना है। यू कैन नॉट रिकॉल यू कैन नॉट क्रिएट आइडियाज़। हम आइडियाज़ को क्रिएट नहीं कर सकते। वी कैन फाइंड आइडियाज़। आइडियाज़ को फाइंड कर सकते हैं कैसे? जब हम टॉपिक वाइज रीड करते हैं और उस स्टेटमेंट को कोशिश करते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लिंक करने की। दिस वे यू कैन जनरेट आइडियाज़, अदरवाइज देयर इज़ नो वे कैन जनरेट अनलिमिटेड आइडियाज़। तो क्या करना है? रीड करना है, स्टेटमेंट को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, पर्सनल लर्निंग से रिलेट करना है। कीवर्ड्स पर हमें ब्रेनस्टॉर्म करना है। कीवर्ड्स को सोचिए और जो आइडियाज़ स्टेटमेंट में दिए गए हैं, देखिए कहीं ना कहीं उनके बारे में आपने सुना है, पढ़ा है, पक्का आप आइडियाज़ जनरेट कर पाओगे। दिस इज़ द ओनली प्रैक्टिकल वे। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कंक्लूजन की। व्हाट इज़ कंक्लूजन? कंक्लूजन क्या दोस्तों? क्लोजिंग होती है। आपने जो लिखा उसकी क्लोजिंग होती है। यहाँ पे दोस्तों आपको कोई भी नया आइडिया नहीं देना है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट होता है, पूरे ऐसे का निचोड़ जिसे हम बोलते हैं, दैट इज़ योर कंक्लूजन। पूरे ऐसे का निचोड़ आप 2 से 3 लाइनों में लिखते हो, 4 लाइनों में लिखते हो, दैट शुड बी कंक्लूजन। नई बात का कोई डिस्कशन नहीं होना। जो आपने इंट्रोडक्शन में, बॉडी 1 में, बॉडी 2 में लिखा है, उसी का निचोड़ अपना कंक्लूजन होता है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होना चाहिए। राइट, अब बात करते हैं दोस्तों वोकैबुलरी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इस पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। दिस इज़ रियलिटी। लेकिन दोस्तों ये इतना भी डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है कि आपके पास वो वोकैबुलरी नहीं हो। सिंपली मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक वर्ड है शो। दिस इज सिंपल वर्ड, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। आप क्या लिख सकते हो? इंडिकेट, पॉइंट आउट, या फिर रिवील। राइट, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब का यूज, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स को यूज कीजिए। फील अपने पास एक वर्ड है। ओके, इस टाइप के वर्ड्स को एक्सक्लूड कीजिए। आपको क्या लिखना है? रियलाइज। मैनी पीपल फील, इसकी जगह लिखिए मैनी पीपल रियलाइज। ओके, द रिपोर्ट सोज, तो रिपोर्ट सोज की जगह द रिपोर्ट इंडिकेट्स या द रिपोर्ट पॉइंट्स आउट। ऐसी फ्रेजेस और ऐसे वर्ड्स को यूज कीजिए जो स्पीकिंग में कम यूज होते हो,
उनको आप राइटिंग में यूज कीजिए तो पक्का आपका स्कोर बेहतर होगा। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सीखिए, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। हमने एक वर्ड सीखा शो, इसके साथ हमने 3 वर्ड्स को और सीख लिया है। जब आपके पास ज़्यादा वोकैबुलरी होगी, ये आपका एक जगह और फ़ायदा करेगी आइडिया जनरेशन में, क्योंकि 1 वर्ड इक्वल टू 1 आइडिया। जो एक वर्ड है वो एक आइडिया के बराबर है। जितने ज़्यादा आपके पास वर्ड्स होंगे उतने ज़्यादा आपके पास आइडियाज़ भी होंगे। अब वोकैबुलरी सीखते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप वोकैबुलरी सीखो तो उसको एक कॉन्टेक्स्ट में सीखना है। जहाँ से आप उसको सीख रहे हो वहाँ पे देखना है कि उसको कैसे यूज किया गया है और उसको सिमिलर तरीके से यूज करने की कोशिश कीजिए। उस वर्ड का मीनिंग अपनी नेटिव लैंग्वेज में सर्च कीजिए, उससे रिलेटेड सिमिलर वर्ड्स ढूंढिए, उससे रिलेटेड अपोजिट वर्ड्स ढूंढिए और देखना आप ऐसे राइटिंग में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे एंड यू विल बी एबल टू स्कोर 7.5 एंड 9। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो ने आपके माइंड को ओपन अप किया है और आपको एक तरीका बताया कि कैसे आप आइल्स राइटिंग में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो सकता है कि इस टाइम आप स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन इस वीडियो को आप जब दोबारा देखोगे, 2-3 बार देखोगे तो क्लियरिटी आपके माइंड में आएगी दैट हाउ यू कैन अप्रोच टू आइल्स एसे राइटिंग, बिकॉज आइल्स एसे राइटिंग इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ अप टू योर प्रेपरेशन। इफ़ यू डू नॉट प्रिपेयर वेल then things are difficult and challenging for you, and if you prepare then things may be easy for you. So what you have to do, you have to concentrate on preparation rather than anything else and dedicate yourself. दोस्तों जो आइल्स राइटिंग को लेके मिथ हैं उनको बस्ट कीजिए, do not believe them कि आपको कनेक्टर्स ज़्यादा यूज करने हैं, थीसिस ये है वो है, these all are absurd, कुछ नहीं है ये। What you have to do, you have to write an essay, okay? It may be academic or it may be general, okay? So this is all from today's video. अगर आपका कोई सजेशन है वो सजेशन देना ना भूलें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, do not forget to subscribe because we are creating wonderful content to help you so you could score high in IELTS examination. Thank you so much. See you next time.